नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपके सामने उपस्थित हैं हम। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे वाक्य भेद। वाक्य भेद में जो हम लोग देखेंगे वाक्य के नियम क्या होते हैं और किसी वाक्य को पहचाना कैसे जाएगा। ये हमारे लिए एक हमेशा कठिन प्रश्न रहता है कि कब किसी वाक्य को सरल वाक्य कहा जाएगा, कब इसको हम संयुक्त वाक्य बोलेंगे, कब हम मिश्र वाक्य बोलेंगे या मिश्रित वाक्य बोलेंगे, और विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य होता क्या है, इसकी क्या पहचान होती है, नकारबोध वाक्य क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, इच्छावाचक, विस्मयादि, संकेतवाचक और संदेहवाचक, ये होते क्या हैं वाक्य और कैसे इनको पहचाना जाएगा। हमारा एक ईमानदारी भरा प्रयास ये रहेगा कि इसको पढ़ाते समय हम उन उदाहरणों को उठाएं जो आपके बीच से हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं। हमें यहाँ पे अपनी विद्वता दिखाने के लिए हमें कोई शौक़ नहीं इसमें है, तो इसलिए इसमें जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो काफ़ी सरल ढंग से बताई जाएंगी और जो उदाहरण होंगे वो उदाहरण भी आपके बीच से ही उठाए जाएंगे इसमें। तो हम जो वाक्य की बात करते हैं तो पहला प्रश्न आता है कि वाक्य कहते किसको हैं और किसी भी वाक्य में अनिवार्य तत्व कौन कौन से होने चाहिए। जब भी हम वाक्य की बात करते हैं तो किसी वाक्य में 7 तत्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए और ये जो आपके 7 तत्व हैं ये आपके 7 तत्वों का होना अनिवार्य है। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। ये 6 ऐसे तत्व होते हैं जो किसी वाक्य में अनिवार्य रूप से विद्यमान होते हैं। तो अगर आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा में आपसे यही पूछ लिया जाता है कि योग्यता, सार्थकता, अन्वय ये किसके अनिवार्य तत्व होते हैं। आप टीजीटी की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, नेट जीआरएफ की कर रहे हैं, यूपीपी कर रहे हैं, यूपीएसआई कर रहे हैं, या आपका यूपी लेखपाल की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, यानी जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो भी आपकी हिंदी पूछी जा रही है, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है, इसका लेवल जो है बहुत हाई लेके चले गए हैं अब। यानी कि सामान्य प्रश्नों से हट करके ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं प्रश्न काफ़ी हाई लेवल पर पूछ रहे हैं। तो आज की इस तिथि में ये कह पाना काफ़ी कठिन कार्य हो गया है कौन सा प्रश्न टीजीटी में पूछा जाएगा, कौन सा प्रश्न पीजीटी में पूछा जाएगा, कौन सा प्रश्न यूपी लेखपाल में आएगा, कौन सा प्रश्न यूपीएसआई में आएगा। यानी कि कुल मिला के आपको अब हिंदी की आपको कंप्लीट तैयारी करनी होती है। जो पिछली बार परीक्षा हुई है उससे इसका लेवल 4 कदम आगे बढ़ा ही दिया जाएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि वही पेपर रिपीट करेगा तो ऐसा नहीं होता। नियम तो वही होंगे आपके, लेकिन उदाहरण सब आपके अलग होंगे, क्योंकि भाषा होने के नाते इसमें अनेक उदाहरण होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाक्य भेद में इसको पहचाना कैसे जाएगा, इसके नियम क्या होते हैं, कब किसको हम सरल बोलेंगे, संयुक्त बोलेंगे और मिश्र बोलेंगे, और फिर इसके बारे में हम लोग पहचान करेंगे। अब देखिए, हम इसको पढ़ें तो हम ये देख लेते हैं कि वाक्य की रचना वास्तव में की कैसे जाती है। हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक है कि वाक्य की रचना होती कैसे है, कब किसी भी शब्दों के समूह को कब हम इसको वाक्य बोलेंगे। तो आपके लिए जान लेना ये आवश्यक है दोस्तों कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो छोटी इकाई होती है ध्वनि, जिसका उच्चारण हम लोग मुंह से करते हैं। जब ध्वनि का लिप्यांतरण या लेखन कर दिया जाता है तब हम इसको बोलते हैं ये वर्ण है। ये जब वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लगा दिया जाता है तो ये बोलते हैं ये अक्षर बन गया। जब अक्षरों को किसी व्यवस्थित क्रम में लगा दिया जाए तो ये आपका शब्द बन के तैयार होता है। शब्दों के समूह से पद बनेगा, पद मिलकर के पदबंध का निर्माण करेंगे, पदबंध मिलकर के उपवाक्य का निर्माण करेंगे और उपवाक्य मिलकर के वाक्य का निर्माण करेंगे। यानी कि कोई भी
वाक्य बनने के लिए उसको इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में अगर हम कहें शरीर क्या है, तो हमारे शरीर में देखें तो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आँख है, नाक है, गर्दन है, हड्डी है, पसली है, यानी कि कुल मिलाकर के जब ये सब चीज़ें होती हैं कहीं पर तो बोलते हैं ये कि शरीर है। ये कोई जीवित व्यक्ति है या कोई पशु पक्षी है तो हम बोलते हैं ये उसका शरीर होता है। तो उसी प्रकार से जो वाक्य होता है, वाक्य के भी जो है ऐसा नहीं कि वाक्य अपने आप में पूर्ण हो गया। वाक्य को कुल मिलाकर के इतनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है वाक्य बनने के लिए। पहले आपकी ध्वनि होती है, वर्ण होता है, अक्षर होता है, शब्द होता है, पद होता है, पदबंध होता है, उपवाक्य होता है और फिर उसके बाद में आपका वाक्य आता है। तो कई बार आप अगर देखेंगे तो इसमें जो प्रश्न पूछने का इनका तरीका है, एक तो आपको पूछ लेंगे कि वाक्य निर्माण का सही क्रम क्या है। तो वाक्य निर्माण का सही क्रम यही होता है। तो ये यूपीएसआई में भी पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया है और पीजीटी में भी पूछा गया है और टीटी में भी पूछा गया है। तो आपका ये सही इसका सीक्वेंस होता है, यानी कि पहले आप शब्द ध्वनि लाओगे और इसी सीक्वेंस में आपको लगाना होता है किसी वाक्य का निर्माण करने के लिए। अगर यूपीएसआई 2016 की बात करें और 2021 की बात करें तो इसमें जो प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न ये पूछा गया है शब्द से ठीक पहले कौन सा क्रम होगा। तो शब्द से ठीक पहले कौन सा क्रम हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न वो पूछता शब्द के ठीक बाद में कौन सा क्रम होगा तो आपका पद हो जाएगा। तो इसलिए प्रश्न जो पूछ रहा है, आज की डेट में हंसी आती है देख करके पेपरों को कि पेपर को टफ तो नहीं कर रहे हैं लेकिन पेपर को पूछने का जो तरीका है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। यानी कि अगर हम सामान्य रूप से ये कह दें कि आप इसको नोट कर लीजिए तो इतने से काम नहीं चलने वाला है। आपको बहुत ही सीक्वेंस आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर भारत में भाषा की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले संस्कृत है, पाली है, प्रकृत है, अपभ्रंश है, अवहट्ट है, उसके बाद में तब खड़ी बोली आती है। उसी प्रकार से अगर हमसे ये कह दिया जाए कि पाली किसकी अपभ्रंश है तो हम संस्कृत की बताएंगे। फिर ये कहा जाए अपभ्रंश कौन कहलाएगी तो अपभ्रंश की अपभ्रंश आपकी अवहट्ट कहलाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी भाषा को, यानी कि हिंदी भाषा को अब आप सामान्य नजरिए से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, है ना। कि रहीमदास जी का एक दोहा आपको याद होगा, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बापुरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर आपको कोई भी परीक्षा क्रैक करनी है तो किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको तपस्या की जरूरत पड़ेगी और उस तपस्या में हिंदी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये मेरिट को बनाती है और मेरिट को बिगाड़ती है ये। तो अगर आप सोच लिए संधि पढ़ लिए, समास पढ़ लिए, अलंकार पढ़ लिए, आपका उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिया तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है, ये हर किसी को पता होता है। जो समस्याएं आपको आती हैं वो है वाक्य भेद है, शब्द भेद है, यहाँ से आपको सबसे अधिक समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी वाक्य का निर्माण इस तरह से हम लोग करेंगे। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि जब वाक्य बनके तैयार होगा तो किसी भी वाक्य को दो भाग में विभाजित किया जाएगा। एक आपका होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ये वाक्य के दो भेद होंगे। तो फिर वही आपका प्रश्न बन जाता है, प्रश्न आया हुआ है उद्देश्य और विधेय ये किसके अंग होते हैं। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग होते हैं, ये शब्द के अंग नहीं होते हैं, वर्ण के अंग नहीं होते हैं, पद के अंग नहीं होते हैं, उपवाक्य के अंग नहीं होते हैं। ये दोनों के दोनों अंग जो होंगे वो आपके वाक्य के अंग होंगे। तो वाक्य के दो भाग होंगे, एक आपका उद्देश्य होगा, दूसरा आपका विधेय होगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं तो उनके लिए बता दें, उद्देश्य को सब्जेक्ट कहा जाता है और विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। तो यहाँ से आपको शेयर हो गया कि उद्देश्य और विधेय सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखिएगा, एक वाक्य लिखा होगा, हम बात किसी कर रहे हैं, वाक्य की बात कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण लिख रहे हैं, इसको आप देखिएगा। हम लिखते हैं राम स्कूल जाता है। इस वाक्य में सार्थकता भी है, अन्वय भी है, योग्यता भी है, यानी कि हर तरह से ये एक वाक्य है, ये परफेक्ट वाक्य है क्योंकि इसमें हमको पूरी सूचना प्राप्त हो रही है कि राम स्कूल जाता है। तो ये वाक्य हो गया। तो इसमें से अगर हम देखें तो उद्देश्य का मतलब होता है कि वाक्य जिसके विषय में कुछ कहता है या जिसके विषय में कुछ बताता है। तो वाक्य किसके बारे में बता रहा है, वाक्य बता रहा है राम के बारे में। तो राम इसमें क्या बन जाएगा,
उद्देश्य बन जाएगा। तो कोई भी अगर आपका वाक्य दिया गया है तो वाक्य जिसके विषय में बात करेगा उसको हम उद्देश्य बोलेंगे, और उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ बताया जाएगा वही वाक्य का विधेय होता है। तो उद्देश्य और विधेय में इतने अंतर होता है। वाक्य जिसके विषय में बताए उद्देश्य, उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है, जो तथ्यात्मक जानकारी हमको दी जाती है, उसको हम लोग विधेय के नाम से जानते हैं। ये तो आपके हो गए वाक्य के भेद। अब देखिए दोस्त, वाक्य जो होता है, वाक्य में जो हमने 6 तत्व आपको बताए हुए हैं, उन 6 तत्वों का होना आवश्यक है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाक्य कहते किसको हैं, तो आपको इसकी परिभाषा देनी है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। वाक्य शब्दों का सिर्फ समूह नहीं होता है, वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है, यानी कि उसमें सार्थकता होनी चाहिए, उसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, और व्याकरण दृष्टि से उसको सही भी होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ये वाक्य होता है। अब हमने अभी आपको प्रारंभ में बताया था कि वाक्य की गणना हम लोग 2 प्रकार से करते हैं, रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें से प्रमुख होते हैं आपके विधिवाचक वाक्य, नकारबोधक, आज्ञावाचक, विस्मयादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इत्यादि इत्यादि। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और ये देखेंगे कब किसी वाक्य को सरल वाक्य बोला जाता है, कब किसी वाक्य को संयुक्त वाक्य बोला जाता है, और कब किसी वाक्य को मिश्रित वाक्य बोला जाता है। तो आइए हम देखने जा रहे हैं रचना के आधार, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखेंगे रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य जो होगा, ये इसके 3 भेद होंगे। पहला होगा आपका सरल वाक्य, दूसरा होगा संयुक्त वाक्य, और तीसरा होगा, हम इसको मिश्र बोलें या इसको मिश्रित बोलें, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को बोलते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बोलते हैं। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य बताता है उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो भी तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है, जो कुछ वाक्य कहता है, उसको हम लोग विधेय के नाम से जानते हैं। तो सरल वाक्य का मतलब होता है कि सरल वाक्य जो होगा, इसमें एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है कि सरल वाक्य में जो होगा, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। यानी कि हम सरल वाक्य उन वाक्यों को बोलते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के हिंदी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है। हिंदी कंजक्शन को हिंदी बोलते हैं समुच्चयवाचक, यानी कि जब किसी वाक्य में किसी भी समुच्चयवाचक यानी कि कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं ये सरल वाक्य होता है। वाक्य का उद्देश्य एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, मैटर आपके लिए ये नहीं करता है। अगर किसी वाक्य में समुच्चयवाचक यानी कि कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है और वाक्य को एक सीधी सीधी बात कही गई है बिना किसी कंजक्शन का यूज किए, तो हम ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, कॉमा जो होता है ये भी अपने आप में एक मीनिंग रखता है। ये कॉमा का भी प्रयोग आपको इसमें नहीं करना है, यानी कि वाक्य जो है उसमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो। आइए हम उदाहरण के द्वारा लेते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं। सूरज उगा, यहाँ पर उदाहरण 1 है।
उदाहरण दूसरा है अंधेरा भगा। तो यहाँ पर दो वाक्य लिखे हुए हैं। एक तो वाक्य है आपका सूरज उगा, अर्थ इसका क्लियर है आप लोगों का, वाक्य में उद्देश्य है और विधेय है। दूसरा वाक्य है अंधेरा भगा, वाक्य में उद्देश्य है और विधेय है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या किसी भी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया। इसमें किंतु, परंतु, अथवा, तथा, अन्यथा, जहाँ, तहाँ, यहाँ, की इत्यादि आदि का किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया है इसमें। तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगा? आपका सरल वाक्य बन जाएगा। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है, संयुक्त मतलब जोड़ना, आपस में कनेक्ट कर देना। जब कहीं पर दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो हम बोलते हैं ये आपका संयुक्त वाक्य बन गया। तो संयुक्त वाक्य में कम से कम दो सरल वाक्य होंगे और दो से अधिक सरल वाक्यों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसको हम उदाहरण के द्वारा भी आपको हम समझेंगे। अब ये समझ लेना कि इसमें क्या होगा, दो या अधिक उद्देश्य और प्लस विधेय, यानी कि इसमें कम से कम दो उद्देश्यों का होना अनिवार्य है और दो से अधिक भी उद्देश्य हो सकते हैं। कम से कम दो तो होगा ही होगा। क्यों? संयुक्त वाक्य है क्या? संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों का संयुक्त होता है, यानी कि मिला हुआ रूप होता है। तो जब हम दो सरल वाक्य जोड़ेंगे, जैसे हम मान देते हैं कि यहाँ पर एक सरल वाक्य हो गया और दूसरा सरल वाक्य हो गया, अगर हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सूरज उगा और अंधेरा भगा। तो इसमें कितने आपके उद्देश्य आ गए? एक तो सूरज और दूसरा अंधेरा। तो क्या बन गया आपका? दो यहाँ पे आपके उद्देश्य बन गए। जब आपके दो उद्देश्य बन गए तो ऐसे में आपका संयुक्त वाक्य हो गया। आप ध्यान रखिएगा, जो आपका संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य की जो पहचान होगी, संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए आप ध्यान रखिएगा हमेशा वाक्य में, सर जी थोड़ा सा आराम से, यानी कि आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वाक्य में और, तथा, या, अन्यथा, किंतु, परंतु, यद्यपि या इसमें आपका पर आ रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सीधे संयुक्त वाक्य का ही प्रयोग करना है। क्योंकि समानाधिकरण समुच्चय का प्रयोग संयुक्त वाक्य में ही किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोलते हैं। तो अगर इनका भी कहीं भी प्रयोग आपका वाक्य में किया गया है तो ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग हमेशा संयुक्त वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग ना तो सरल वाक्य बनाने के लिए किया जाएगा, सरल वाक्य में तो आपका समुच्चय का प्रयोग ही नहीं करना है आपको, किंतु, परंतु, अथवा, अन्यथा, यद्यपि, जहाँ, तहाँ, यहाँ, की, इनका किसी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें किसी भी कंजक्शन का प्रयोग ही नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपको ये पता है कंजक्शन का मतलब क्या होता है। कंजक्शन दो वाक्यों को जो जोड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वाक्य तो जोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो सिंगल वाक्य दिया गया है ना। तब जब यहाँ पर आपका जब वाक्य को संयुक्त करेंगे तो ऐसी स्थिति में वाक्य को संयुक्त करने के लिए इसमें से किसी न किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं रखना चाहते हैं, ध्यान नहीं देना चाहते हैं, तो आपको इतना ध्यान ले लेना है कि अगर इसमें से कोई भी एक आया हुआ है तो ऐसी स्थिति में वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ना तो ये मिश्र वाक्य होगा, ना ही सरल वाक्य होगा। आइए इसको हम देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य हमने लिखा हुआ है, दो वाक्य लिखे हुए हैं, सूरज उगा, अंधेरा भगा, और ये कहा गया इन दो वाक्यों को लेकर के एक संयुक्त वाक्य बनाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे
सूरज उगा और अंधेरा भगा। तो हमने क्या किया, इन दो सरल वाक्यों को आपस में किससे कनेक्ट करवा दिया, कंजक्शन यानी कि समुच्चय वाचक से हम इसको कनेक्ट करवा दिया। जब इसको समुच्चय वाचक से कनेक्ट करवा दिया तो ये वाक्य कौन सा बन गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। क्यों, अब इसमें देखें तो हमने कहा कम से कम दो उद्देश्य, तो इसमें एक उद्देश्य आ गया सूरज और दूसरा उद्देश्य आ गया अंधेरा, क्योंकि वाक्य जो है ये इसकी भी बात कर रहा है और अंधेरे की भी बात कर रहा है। इसको और एक उदाहरण के द्वारा आप समझ लीजिए, आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि उदाहरण जितने भी प्रस्तुत किए जाएंगे आपके सही होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हम यहाँ पर 3 सरल वाक्य लिख रहे हैं, ध्यान देना। वाक्य नंबर 1, राम वन गए। दूसरा वाक्य, सीता वन गई। और तीसरा वाक्य, लक्ष्मण वन गए। यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 सरल वाक्य लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3। अगर इन तीनों को लेकर के एक संयुक्त वाक्य बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तीनों को हम जोड़ देंगे। ये बन जाएगा राम कौमा सीता और लक्ष्मण वन गए। तो आपने देखा कि ये आसानी से जो है इन प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। तो अगर हम देखें तो इस वाक्य में कितने उद्देश्य हैं, राम, सीता और लक्ष्मण, यानी कि 2 से अधिक इसमें उद्देश्य बन गया। तो ऐसे में क्या बन गया आपका, ये संयुक्त वाक्य बन गया। तो संयुक्त वाक्य हमने पहचानने का तरीका बताया आपको, और कैसे अगर सरल वाक्य से संयुक्त बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बनाया जाएगा ये भी आपको हमने क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब इसके बाद में आता है आपका मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लिए होता है अपने आप में। ये इंग्लिश में भी प्रॉब्लम करता है और हिंदी में भी प्रॉब्लम करता है। ये हम इसको सब इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि इसको समझाने के लिए हमको विशेष रूप से अलग से विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहली चीज हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं मिश्र वाक्य। अगर हमसे कहा जाए मिश्र वाक्य की पहचान क्या होगी, तो आपको ध्यान ये देना है, अगर किसी भी वाक्य में कि यदि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ज्यों ज्यों त्यों त्यों, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर किसी भी वाक्य में इनमें से किसी एक का प्रयोग किया गया है, अगर आप देखेंगे तो अधिकांश केस में आपका प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है कि और यदि का प्रयोग करके। लेकिन अगर यूपीएसआई की बात करें तो यूपीएसआई में प्रश्न यहाँ से भी आया हुआ है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में प्रश्न यहाँ से आपका पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना है, अगर किसी भी वाक्य में कि यदि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ज्यों ज्यों त्यों त्यों अगर आ रहा है तो वह वाक्य संयुक्त मिश्र वाक्य होगा। वो न तो संयुक्त वाक्य होगा और न ही सरल वाक्य होगा। तो एक तो आपने पहचानने का तरीका ये देख लिया, कैसे पहचाना जाएगा। जैसे आइए देख लेते हैं। जैसे कहा गया यदि वह आएगा तो मैं
खेलूंगा। ठीक, ये वाक्य दिया गया। तो आपने जैसे देख लिया कि इसमें यदि आपका दिया गया है और आपने क्या किया, इसको बता दिया कि ये मिश्र वाक्य है, इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। या कहा गया मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो इसमें आ गया मैं जानता हूं कि, कौन सा आपको क्या मिल गया, आपको की मिल गया। तो ये वाक्य कैसा बन जाएगा आपका, ये आपका मिश्र वाक्य बन जाएगा। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि आपका जो मिश्र, यहाँ से तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए जो आपका मिश्र वाक्य होगा, मिश्र वाक्य के दो भाग होते हैं। यहां से भी आपका प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी 2021 में। आपका जो मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य के दो भाग होते हैं। एक होता है प्रधान उपवाक्य, और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। ठीक, ये दो प्रकार के जो होता है, इसको दो भाग में हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इसमें बेटा होता क्या है, जो ये प्रधान उपवाक्य होगा इसका अर्थ अपने आप में स्पष्ट होगा, जबकि आश्रित उपवाक्य को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब हुआ कि ऐसा उपवाक्य, उपवाक्य क्या होता है अगले वीडियो में इसमें हम बदलो चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो कंसर्न है वाक्य की हम लोग बात कर रहे हैं। आश्रित का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना। ये किस पे निर्भर होगा अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ये प्रधान जो आएगा उस पर निर्भर होगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा आप समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि तुम मेहनती हो। तो अगर आप इसमें देखें, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक तो आपको यहां से क्लू मिल गया आपको कि इसमें की लगा हुआ है, आपका मिश्र वाक्य होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रधान उपवाक्य है, कौन सा आश्रित उपवाक्य है, अब करना क्या है, इसको आप देखने के लिए क्या करना है कि इसको आप बंद कर दीजिए। तो आपके पास वाक्य क्या बचा, मैं जानता हूं। क्या इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। क्या आप, प्रश्न है क्या जानते हो आप, यानी कि इसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस पर निर्भर है, तुम ईमानदार हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अब इसको बंद करिए, तुम मेहनती हो, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है अपने आप में, तो ये बन जाएगा आपका प्रधान उपवाक्य बन जाएगा आपका। तो इस तरह से हमने देखा कि मिश्र वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है। ये हम लोगों ने इसको देख लिया हम लोगों ने। तो हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य को कैसे पहचाना जाएगा और कैसे इसकी रचना की जाएगी, इसको हम लोग देखा। अब हम लोग जो है बात करेंगे, वो बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही आपको बताया था। तो इसमें से एक एक को जो है हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आपको कभी इच्छावाचक वाक्य आपसे पूछ लिया जाएगा, कभी आपका आज्ञावाचक पूछ लिया जाएगा, कभी आपका संकेतवाचक पूछ लिया जाएगा, कभी आपका विधिवाचक पूछ लिया जाएगा। अगर समीक्षा अधिकारी मेंस की परीक्षा की बात करें तो उसमें से प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि विधिवाचक वाक्य होता क्या है। तो ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है, निश्चित रूप से आपको भी पता है और हमको भी पता है। लेकिन चूंकि इंग्लिश को हम लोग ज़्यादा पढ़ के आए हैं, हिंदी पर उतना ध्यान नहीं दिया है मातृभाषा होने के कारण, इसलिए इसको करना थोड़ा हमारे लिए कठिन हो जाता है। लेकिन सिर्फ शब्द में ही अंतर है। अब अभी आपको हम जब बताएंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो हमको पता ही था। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विधिवाचक
वाक्य की। विधिवाचक वाक्य, इसी को हम लोग विधानवाचक वाक्य बोलते हैं, यही आपका विधिवाचक वाक्य है। और हम अगर कहें तो हम लोग इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको? हैं असर्टिव सेंटेंस। इसी असर्टिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, इसी सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो हिंदी में इसको हम विधिवाचक, विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और इसी को अंग्रेजी में असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से जब हमने इंग्लिश में बताया तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। तो विधिवाचक वाक्य का मतलब होता है कि यह वह वाक्य होता है जिनसे किसी क्रिया के, व्यापार के होने की जानकारी मिलती है, यानी कि वाक्य से सकारात्मक जानकारी मिलती है। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है, रानी गाती है, बच्चे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये सब के सब कैसे हैं? सकारात्मक वाक्य है। बच्चा पढ़ता है, मैं स्कूल जाता हूँ, बारिश होती है ना। तो ये आपके सबके सब विधिवाचक या विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य होते हैं, इन्हीं को हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा वाक्य होता है नकारबोध वाक्य। नकारबोध वाक्य जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं या कार्य के नहीं होने की जानकारी मिलती है, इसको हम बोलते हैं नकारबोध, या इसी को हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, और इन वाक्यों में प्रायः क्या होगा? नहीं का प्रयोग होगा। रानी नहीं गाती है, वर्षा नहीं होती है, अध्यापक नहीं आए हैं, माताजी खाना नहीं बनाती हैं। जिन कार्यों से ना होने की हमको जानकारी प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं ये नकारबोधक होते हैं। फिर इसके बाद में अगला होता है आपका, वो है आपका आज्ञावाचक। अब दोस्तों, जो आज्ञावाचक वाक्य होता है, इस वाक्य को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अगर किसी भी वाक्य से किसी को आज्ञा दी जा रही है, किसी को उपदेश दिया जा रहा है, या किसी से कोई प्रार्थना की जा रही है, तो अगर किसी भी वाक्य में आज्ञा दी जा रही है, कोई उपदेश दिया जा रहा है, कोई प्रार्थना की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। आइए हम देखते हैं। जैसे लिखा, राम स्कूल जाओ। ठीक है, तो क्या लग रहा है? या तो माताजी या तो पिताजी स्कूल जाने का आदेश यानी कि आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका इसको हम आज्ञा बोलें या इसी को हम आदेश बोलें, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों में कोई अंतर होता नहीं है। या कहा जाए बैठ जाओ, यानी आप मान लें कि हमारे छात्र हैं, हमने खड़े हो, हमने कहा बैठ जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आदेश दिया जा रहा है। तो कि कहीं पर भी आपका अगर आदेश या आज्ञा दी जा रही है तब भी आपका आज्ञावाचक होगा। किसी को उपदेश दिया जा रहा है, उपदेश में जैसे बड़ों का सम्मान करो, क्या दिया जा रहा है? उपदेश दिया जा रहा है। किसी को गाली मत दो, है ना। अध्यापकों का सम्मान करो, अपने देश से प्रेम करो, तो ये सब के सब क्या है? आपके एक उपदेश दिए जा रहे हैं। प्रार्थना का मतलब हुआ किसी से कोई याचना करना। याचना, कृपया मेरी सहायता कीजिए, कृपया मुझको 10 रुपया दे दीजिए,
कृपया मेरा कोर्स छूट गया है, उसको कोई लोग पूरा करवा दीजिए। जब अपना कार्य कराने के लिए किसी से हम विनती करते हैं तो ये भी आपका आज्ञावाचक वाक्य में ही आएगा। और जिन लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस पता है उनके लिए फिर कठिन नहीं होने वाला है। आज्ञावाचक को ही हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों होता है इच्छावाचक। अब जो इच्छावाचक वाक्य होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेटिव सेंटेंस, ILLATIVE, इलेटिव सेंटेंस इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, जो इच्छावाचक वाक्य होता है, किसी भी इच्छावाचक वाक्य से हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है और कौन कौन से उसमें तथ्य समाहित होंगे और कैसे हम उसको पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे आपका इच्छावाचक वाक्य दिया गया है तो इच्छावाचक वाक्य में या तो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा का प्रदर्शन कर रहा होगा या इसमें किसी को आशीष यानी कि आशीर्वाद दिया जा रहा होगा या किसी के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, शुभ कामना यानी कि अच्छी कामना करते हैं। तो अगर किसी भी वाक्य में कोई अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है और किसी के लिए एक अच्छी यानी कि शुभकामना की जा रही है, तो ऐसे में ये आपका इलेटिव सेंटेंस या इच्छावाचक वाक्य बन जाएगा। जैसे मैं आज सिर्फ फल खाऊंगा। तो अगर हम देखें मैं आज सिर्फ फल खाऊंगा तो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी इच्छा का प्रदर्शन कर रहा है। आपने किसी का पैर छुआ, उसने कहा जुग जुग जियो, क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ईश्वर करे कि आप परीक्षा में सफल हो जाओ, क्या किया जा रहा है, आपके लिए शुभकामना की जा रही है। तो ऐसे वाक्य में आपका ये इच्छावाचक वाक्य बन जाएगा आपका। इसके बाद में जो प्रश्न आता है, वाक्य आता है, वो है विस्मयवाचक यानी कि विस्मयादि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको हम लोग बोलेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पर भी दिया होगा इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस एक पहचान आपको करना है कि जहाँ पर भी आपका विस्मयबोधक जो इसकी जो पहचान होगी, इन वाक्यों के अंत में एक डंडा लगा होगा, उसके नीचे ये बिंदी लगी होगी। जहाँ पर भी आपका ये डंडा और बिंदी एक साथ में आता है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, वो वाक्य सिर्फ और सिर्फ विस्मयबोधक होगा और कुछ नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं तो इन वाक्यों से हमको घृणा, आश्चर्य, प्रेम, क्रोध आदि का हमको बोध होता है। तो अगर कहीं पे आपके घृणा की बात हो रही है, आश्चर्य की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, क्रोध की बात हो रही है, क्षमा की बात हो रही है, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं विस्मयबोधक या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और जहाँ पर भी आपका विस्मयबोधक वाक्य होगा उसमें एक विस्मयबोधक शब्द का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद में क्या होगा कि ये इस मार्ग का प्रयोग किया जाएगा जिसको बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह का बात करते हैं। तो अगर कहीं पर भी इसका प्रयोग किया गया है, जैसे आप देख लीजिए, आप जैसे वाह, बहुत अच्छा कार्य किया। तो अगर इस वाक्य में देखें तो आश्चर्य हो रहा है और कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ से पहचान कर लेना है
कि ये विस्मयबोधक वाक्य होगा ये। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हमें नहीं लगता कि इसमें बताने की ज़रूरत है आप लोगों को। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन वाक्यों की विशेषता ये होगी कि इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न पूछने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, इनका हम प्रयोग करेंगे और वाक्य के अंत में क्या कर देते हैं, एक प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, तुम कहाँ रहती हो। तो अगर हम करें तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर दिया गया और वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह का प्रयोग किया गया और यहाँ पर एक प्रश्न किया गया है, इसलिए आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तो इसमें बहुत कोई कठिन नहीं होता है आपके लिए। फिर इसके बाद में होता है संदेहवाचक। अब देखिए, जो संदेहवाचक वाक्य होता है, तो संदेह का मतलब क्या था, डाउट, यानी कि डाउट का मतलब क्या हुआ है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। संभावना यानी कि संदेह का मतलब है किस कार्य का होने का संदेह है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। शायद आज बारिश हो, तो इसमें जब शायद शब्द लग गया तो जाहिर सी बात है बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। शायद आज मेहमान आए, मेहमान आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, यानी कि जहाँ से कार्य होने की संभावना 50-50% होती है। 50% पॉजिटिव भी हो सकता है और 50% नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक बोलते हैं। इसके बाद में अंतिम जो होता है आपका संकेतवाचक। अब देखिए मित्रगण, जो संकेतवाचक वाक्य होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलेंगे इनको, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल मतलब जो कंडीशन पर आधारित होते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको दो वाक्य दिए जाएंगे और एक वाक्य की क्रिया की सफलता दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर करेगी। जैसे ध्यान देना, यहाँ पर वाक्य लिखा गया, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, ये आपका एक वाक्य दे दिया गया। तो इसमें देखा जाए तो इसमें आपके दो वाक्य हैं, वाक्य एक और वाक्य दो, दो वाक्य इसमें दे दिए गए। तो इसकी सफलता किस पर निर्भर है, इस पर निर्भर है ना। तो इसमें जब एक क्रिया यानी कि फसल तो अच्छी होगी, लेकिन फसल अच्छी कब होगी, जब वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। तो इस वाक्य की सफलता किस पर निर्भर है, इस वाक्य पर निर्भर है, यानी कि इस क्रिया की सफलता इस क्रिया की सफलता पर निर्भर है, यानी कि एक शर्त जोड़ दी गई, एक कंडीशन जोड़ दी गई। इसीलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। हम क्या बोलते हैं इसको, संकेत, यानी कि संकेत में हम बताते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। अगर यदि दाम घटेंगे तब मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि मोटरसाइकिल के दाम घटें, तो पहला एक्शन ये होना चाहिए, तब दूसरा एक्शन सफल होगा आपका। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्य भेद को सरलता से हम लोगों ने कर लिया और इसको कैसे पहचाना जाएगा इसकी भी बात कर लिया हम लोगों ने। और जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है उपवाक्यों के साथ में। हम ये देखेंगे उपवाक्य क्या होता है, निपात किसे कहते हैं, यानी कि आपको हिंदी का संपूर्ण अध्ययन हम यहाँ पे करवाएंगे।
परीक्षा चाहे जो भी हो, चैनल बस आपका एक ही है, एग्जाम्बिया बाई IAS एक्सपर्ट। यहाँ पर हम आपको A to Z पढ़ाएंगे और आपसे हम गारंटेड बोलते हैं, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपके किसी एग्ज़ाम में नहीं आया तो फिर 25 वर्षों से पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं होगा। बस हाँ, एक दिक्कत होती है, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से भाई, ये तो ऑनलाइन का जो ट्रेंड है ये तो अभी नया नया आया हुआ है। चूँकि ऑनलाइन का ट्रेंड नया आया हुआ है तो हम लोग क्या है, ऑफलाइन वाले हैं हम लोग, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो ऑफलाइन ही पढ़ाते चले आ रहे थे। तो कोविड ने एक ऐसी सिचुएशन उत्पन्न कर दिया हम लोगों के सामने, और उसके बाद में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बताया सर आप ऑनलाइन आइए, तो ऑनलाइन में ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो सवाल सिर्फ संभावनाओं का नहीं होता है, सवाल इसमें बहुत सारे उत्पन्न होते हैं। पहली चीज़, जब कोई बच्चा हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास कर रहा होता है तो देखिए होता क्या, हर बच्चे का IQ अलग होता है, ये तो आप मानते ही हैं कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, हर बच्चे का IQ अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई बच्चा देर में समझ जाता है। तो सामने जब बच्चा हमारे बैठा होता है तो हमारे लिए अच्छा ये होता है कि अगर बच्चा नहीं भी बताता है तो उसके हम हाव भाव से जान जाते हैं बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि जो भाषा का संप्रेषण है वो एक तरह से हम, अगर बच्चा नीचे भी होता है तो उसको हम अपने बैलेंस में ले आते हैं, अपने बराबर में ले आते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन ऑनलाइन में बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, ये जान पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य होता है। हम एक लय में पढ़ाते चले जाते हैं, क्यों, हम हर बच्चे को ऑनलाइन एक ही मान के पढ़ा रहे हैं। हमको ये नहीं पता है कि कौन सा बच्चा कमज़ोर पढ़ रहा है और कौन सा बच्चा स्ट्रांग पढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो व्यूअर्स होते हैं, जो भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हमें लगता है कि हमने बेहतर समझाया है, लेकिन हो सकता है कि इनको बेहतर समझ में ना आया हो। तो इसीलिए जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जो भी आप सुधार चाहते हैं, तो अगर आप उसको कोई भी निगेटिव कमेंट करते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ये हमारे लिए एक मूल्यांकन का अवसर हमको प्रदान करेगा और खुद का मूल्यांकन करके हम अपने आप को बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जल्दी ही आपको उपवाक्य के साथ में आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार।